नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 1857 में जब देश में आजादी का बिगुल बज रहा था, तब राजस्थान भी पीछे नहीं था। पाली का आउवा गांव क्रांति का सिरमौर बनकर सामने आया और जोधपुर रियासत और अंग्रेजों की तुलना में मुट्ठी भर सैनिक और कम संसाधन के बावजूद जोश इतना कि अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। उस समय जोधपुर रियासत के 8 ठिकानों में से एक था आउवा गांव का ठिकाना। यहां के शासक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की वीरता, शौर्य और बलिदान की कहानी ने राजस्थान का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब क्रांतिकारी आउवा गांव पहुंचे थे, तब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बागी सिपाहियों को अतिथियों का दर्जा दिया, साथ ही क्रांतिकारियों की मदद करने का भरोसा भी दिया। यह जानकारी जब जोधपुर रियासत को मिली तो उन्होंने और क्रांतिकारियों को शरण नहीं देने की बात की, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह ने यह कहते हुए इस बात के लिए मना कर दिया कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि जो भी हमारे यहाँ आता है उनकी रक्षा की जाती है, और यही कारण है कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नायक माना जाने लगा। आजादी के बाद क्या है आउवा गांव के हालात और आउवा में आजादी का जश्न कैसा रहता है, ये तमाम बातें जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है आउवा, और यहां हमने ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार के साथ गांव के एक बुजुर्ग से भी बात की है। रिपोर्ट आप देखिए। हमारे साथ मौजूद है आउवा गांव के कवि, साहित्यकार एवं लेखक, शिक्षा विभाग से रिटायर्ड। हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि जब 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन आउवा गांव एक ऐसा गांव था जहां से आज़ादी की चिंगारी उठी, तो उस गांव के नागरिकों को आज़ादी के बारे में कैसे पता चला कि आज देश आज़ाद हो चुका है, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्योंकि इंद्र सिंह जी जो है वह कवि भी है, साहित्यकार भी है और लेखक भी है, और इनका जन्म 1942 में हुआ है। 84 प्लस इनकी उम्र हो चुकी है और आज भी इतिहास में इनकी रुचि बरकरार है। सर, अगर देखा जाए तो 1857 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जहां पर आउवा गांव के शासक कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 में आज़ादी की नींव रखी। तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है वो 1947 से पूर्व हो चुका है, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। तो उस समय जो व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से रही? हाँ, मेरा जन्म 1942 में हुआ, जोधपुर में हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी महात्मा खास जोधपुर में अहलकार थे और हमारा रहवास वही था। इसलिए स्वाभाविक था कि मेरा शिशु काल जोधपुर में बीता। उस समय राजाशाही शासन था, जोधपुर हिजैनेस, मारवाड़ के नरेश थे, सब कुछ थे। और उस समय आउवा में भी आउवा के ठाकुर साहब शासन चलाते थे। और उस समय एक क्रांतिकारी कार्य जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि महात्मा गांधी जी भी 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। अतः जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की भी धूम थी और आज़ादी का उजासा धीरे धीरे फूट रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जोधपुर के जालोरी गेट, सोस्ती गेट पर आदमी नहीं, महिलाएं भी मशाल जुलूस निकालती थी, भारत माता की जय बोलती थी, देश की आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती थी, और कभी कभी पुलिस की लाठियाँ भी उन्हें खानी पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। इस तरह वो आज़ादी का एक प्रारंभिक काल था। उसके बाद में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब मेरे पिताजी को भी राजस्थान सरकार ने, क्योंकि उस समय जागीरें समाप्त हो गई, राजाशाही समाप्त हो गई, तो मेरे पिताजी को उन्होंने राजस्व अधिकारी बनाकर नागौर ज़िले में भेज दिया। और नागौर ज़िले के अंदर ही फिर मेरा अगला विद्यार्थी जीवन चला।
तो हम यदा कदा आउआ गाँव आते थे। तो मुझे याद है जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ उस दिन सहयोग से मैं आउआ में ही था। मुझे याद है ठिकाना में रेडियो था, उस रेडियो पे जवाहरलाल नेहरू जी की घोषणा प्रसारित हुई जिसमें उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आज हम आज़ाद हो गए हैं। तो सबने तालियां बजाई, सब खुश हुए, भारत माता की जय जयकार की। और यहाँ के शेर साहूकारों ने, मुझे याद है कि मिठाई बांटी थी सबको, जितने भी लोग थे उनको लड्डू बांटे, हमने भी लड्डू खाए थे। अगर देखा जाए तो जिस गांव में आज़ादी का युद्ध छिड़ा और उसी गांव में आज़ादी का जश्न, वो कैसा एक माहौल रहा होगा जब देश में आज़ादी की घोषणा हुई, आपने रेडियो पे सुना, तो उस समय गांव का माहौल कैसा रहा? हालांकि उस समय शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं था, लोग सामान्य पढ़े लिखे भी बहुत कम थे, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर आदमी और हर औरत, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, उसे ये ज़रूर मालूम था कि भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज वो आज़ाद हो गया है। और आज़ादी कितनी अच्छी होती है, इसके लिए मुझे याद है उस समय एक सज्जन ने तोते का उदाहरण दिया था। एक तोता था, वो पिंजरे में बंद था, बड़ा दुखी था और दिन रात चिल्लाता था, रहता था। संयोग से एक दिन किसी ने उसके पिंजरे का दरवाज़ा खोला और वो आज़ाद होकर मुक्त गगन में उड़ गया। उस समय उसकी खुशी का कोई पार नहीं था। लगभग ऐसी ही खुशी हमारे यहाँ की माताएं, बहनें और बच्चे तक महसूस कर रहे थे कि आज हम आज़ाद हैं। हालांकि उस समय मुझसे कोई पूछता कि भाई बेटे बताओ आज़ादी का क्या मतलब होता है, तो मैं नहीं बता सकता था। लेकिन मैं दिल में महसूस करता था कि आज़ादी शब्द में कितना मिठास है, कितनी खुशी है और कितना स्वाभिमान है और कितना जोश है और कितने इसमें पीछे बलिदानों की कथाएं छुपी हुई। इसलिए आज़ादी का वो जश्न पूरे गांव में लोगों ने अपने अपने ढंग से मनाया। चौपालों पे बातें करके, जयकारे लगा के, एक दूसरे को बधाई दे के, और कुछ लोगों ने घर में अच्छे मिष्ठान भी बना के अपने बच्चों को खिलाए कि आज हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। हाँ सर, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो आज़ादी के पहले की जो व्यवस्था है और आज़ादी के बाद की जो व्यवस्था है, इन दोनों में आप कितना अंतर मानते हैं कि क्या आज़ादी के बाद जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, क्या वो हो सकती? जैसे हम अगर अहुआ का उदाहरण ले लेते, अहुआ में जो पर्यटन की दृष्टि से जो कार्य होने थे वो हुए या नहीं हुए? विकास को लेकर कितना सफल हुए? क्या सोच रही थी लोगों की, आज क्या सोच है? कितना परिवर्तन उस समय था, कितना परिवर्तन अब है, इस बारे में? हाँ, आपको मैं अगर सच सच बोलूँ तो भारत ने आज़ादी तो पाई, लेकिन इसके विकास के जो कदम थे वो धीरे धीरे उठे, फिर भी उठे। और उदाहरण दूँ मैं आपको, अहुआ में पहले स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पड़ोस के मारवाड़ जंक्शन में कुछ सक्षम लोग ही अपने बच्चों को पढ़ने भेज पाते थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है, 1 या 2 साल बाद ही यहाँ प्राथमिक विद्यालय बन गया। उसी तरह यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल भी बना ताकि प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा गांव वालों को मिले। पहले अहुआ को जोड़ने के लिए मारवाड़ तक कोई सड़क मार्ग नहीं था, लेकिन मुझे याद है उस समय जो कच्ची सड़क है मुरल से बनने वाली, वो बनाई गई। डमर रोड तो बहुत बाद में बनी, लेकिन फिर भी एक हल्की फुल्की सड़क बनने से गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा मिली। मुझे यह भी याद है कि आज़ादी के बाद देश में थोड़ी तरक्की हुई और फिर आने वाले 5 या 10 सालों में तो वो तरक्की स्पष्ट दिखने लग गई। आपको बताऊँ कि मारवाड़ जंक्शन भी रेलों का एक अच्छा जंक्शन बन गया और अहुआ नज़दीक होने के कारण
लोगों का आवागमन वहाँ बहुत बढ़ गया और वो हमारे लिए मार्केट बन गया। तो उसका असर आउवा के कृषि जीवन पर, आर्थिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। अगर हम बात करें आज़ादी के दीवानों की, तो आउवा शासक कुशाल सिंह जी चंपावत के वंशज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस गांव ने आज़ादी का सपना देखा है, आज पूरा देश उस आज़ादी का जश्न मना रहा है और ये आज़ादी का जश्न उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देखा जाए तो आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने, जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़े, उनके लिए आप विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप ठाकुर कुशाल सिंह जी के वंशज है जिन्होंने 1857 की क्रांति की नींव रखी और यही एक ऐसी नींव थी जो पूरे देश में चिंगारी का काम किया और एक आज़ादी की लौ बनकर उभरी। पहले तो सभी देशवासियों को 78 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो आज़ादी अपन को 1947 में मिली, उसका सबसे बड़ा कारण था 1857 की पहली स्वतंत्रता लड़ाई। अगर वो चिंगारी नहीं लगती तो 90 साल के बाद में अपन को ये स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो मैं आभारी हूँ उन सबका, नीचे से लेके ऊपर तक, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आउवा में तो एक छोटा सा जागीरदारी का गांव है, जोधपुर स्टेट का। उन्होंने आज़ादी के लिए जो योगदान दिया, वो पूरे भारत के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षर से लिखा जाए वैसा। उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों के राज्य के ऊपर कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उस टाइम अंग्रेज़ों से लोहा लेना आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, ठाकुर कुशाल सिंह से लगा के जो छोटा से छोटा सिपाही है, उन सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। आज उनके बदौलत ही आज खुली हवा में अपन सांस ले रहे हैं। अगर देखा जाए सर, तो आउवा की जो आज़ादी है उसको लेकर धरोहर प्राधिकरण की ओर से वर्तमान में बीजेपी सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में, जो आउवा की गोपनीय पत्रावली है उसको लेकर इंग्लैंड भी जाया जा रहा है, ताकि इंग्लैंड से आउवा के इतिहास को लेकर जो तथ्य छुपाए गए हैं वो वहाँ से लाए जा सके। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ वसुंधरा जी को, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आउवा के अंदर पैनोरामा बनाया, श्री ओमकार सिंह जी लखावत को, जिन्होंने पूरा प्रयास करके एक एक पुराने आर्काइव्स को देख के आउवा का हिस्ट्री उजागर की और ये शानदार पैनोरामा आज आउवा गांव में बनाया। मैं आभारी हूँ वर्तमान सरकार का, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, और जो उन्होंने ये कदम उठा रहे हैं कि इंग्लैंड से जो दस्तावेज है उनको ला के उनको उजागर करना। क्यों भारत की जनता नहीं जानती कि असलियत में क्या हुआ था, क्या यातनाएं दी थी, क्या इस गांव की हालत बनाई थी अंग्रेजों ने। ना तो कहते हैं कि ना यहाँ 3 महीने के लिए एक चिड़िया भी आउवा गांव में नहीं बोली। पूरा कत्ल आम कर दिया हुआ गांव को, पेड़ काट दिए और कुओं के अंदर सब कुएं बूढ़ दिए ताकि यहाँ आके कोई नहीं बच सके। 12 साल तक उन स्वतंत्रता सेनानियों ने गुरिल्ला वॉरफेयर की। अरावली रेंज के अंदर रह के कितने दुख उन्होंने देखे होंगे, तो वही मैं तो कल्पना भी, अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कर उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। 12 साल के बाद अंग्रेज सरकार परेशान होके उन्होंने कहा कि इनसे तो लोहा लेना है, वापस जागीरी देने का ऐलान किया और हमारे
48 गांव थे, उसमें से 36 गांव जब्त कर दिए, 12 गांव की जागीरी हमें वापस दी। जागीरी का सवाल नहीं है, अगर नहीं मिलते तब भी कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम में अगर भारतवासी एक हो जाते और अपने अपने ईगो के भरोसे नहीं रहते तो ये आज़ादी उसी टाइम 1857 में मिल जाती जो 90 साल के बाद मिली है। जो चिंगारी उस टाइम लगाई, उसके बाद में 47 तक जो लड़ते रहे, सभी इस आज़ादी के योगदान में सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। ये थे हमारे साथ ठाकुर कुशाल सिंह जी के वंशज, वर्तमान में अहुआ ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह जी चंपावत। इनका भी यही कहना है कि जो आज हम आज़ादी का ये पर्व मना रहे हैं, ये ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत के साथ साथ उन सभी क्रांतिकारियों की बदौलत है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिन्होंने 1857 की क्रांति में अदम्य साहस एवं शौर्य एवं वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और यही कारण है कि अहुआ के अंदर 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम पैनोरमा स्थित है, जहां पर 1857 के सूरवीरों का सचित्र वर्णन किया गया है। और वहीं किले के बाहर एक स्तंभ बनाया गया है जिसे लोग यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 1857 के स्वर्ण शताब्दी पर 1957 में इसका निर्माण करवाया गया था, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बनकर उभरा है। आजादी का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और आजादी के इस महोत्सव के बीच एनडीटीवी पर बाड़मेर जैसलमेर के लोक कलाकारों ने भी आज़ादी को लेकर के अपनी खुशी जाहिर की और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। एनडीटीवी संवाददाता सलीम अरीफ से बातचीत करते हुए कलाकार सिकंदर ने बताया कि वो अपने देश के लिए आप मिट जाना चाहते हैं और उनके मन में एक जज्बा। उनका कहना है कि इस माटी ने हमें सब कुछ दिया, हमारी कला से हम आज़ादी का पर्व शहीदों को नमन कर रहे हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति, गीत, नृत्य, कलाकारों की पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान है। एनडीटीवी के कैमरे पर इन लोक कलाकारों ने मन मोह लेने वाली अपनी प्रस्तुति दी। पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है, हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से भी अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन एनडीटीवी राजस्थान आपको उन देसी कलाकारों से रूबरू कराना जा रहा है जो अपनी देसी राजस्थानी आवाज़ में और कल्चर में जो है देश के नाम गीत गाएंगे। हमारे साथ जैसलमेर की और बाड़मेर की टीम मौजूद है, सिकंदर भाई हमारे साथ मौजूद है। ये स्पेसिफिक जो है बूंदी के लिए, बूंदी में जो है विभिन्न जो स्थल है, पर्यटन स्थल, वहाँ पर इस प्रकार के जो है गाने गा रहे हैं और राजस्थानी जो कल्चर है उस हिसाब से जो है सदस्य के यहाँ पर पहुँचे। उनकी पूरी टीम, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पूरी टीम मौजूद है, इनकी सारे सदस्य यहाँ मौजूद है, अलग अलग तरीके से जो है ये वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचे। और हमारे साथ ये सिकंदर भाई मौजूद है। सिकंदर भाई, पहला कौन सा जो है गीत आप हमारे दर्शकों को बजाना चाहेंगे, आपकी टीम को कहें? हम गाएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम तो ये हमारे कल्चर का ही बनाया हुआ है, तो लीजिए हम आपको सुना रहे हैं पहले अपने देश का ही गाना वंदे मातरम। तो बिल्कुल इस सिकंदर भाई ने कहा कि हम सबसे पहले वंदे मातरम यहाँ पर उस गीत को गाएंगे। मैं इनको कहूँगा सिकंदर भाई वो शुरू करें आप। बिल्कुल। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलया जय शीतलां सहसे सामिलं मातरं वंदे मातरं। शुभ्र ज्योतिष्णा पुलकित यामिनी
फूली कुसुमित सुमधुर भाषिणी सुहासिनी वंदे मातरम सुजिला सुफिला मलया जे शीतला तिरम वंदे मातरम सुजिला सुफिला तो आपने देखा कि सिकंदर भाई ने बड़ा शानदार गीत यहाँ पर गाया, वंदे मातरम। हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। अब कौन सा गीत गाना चाहेंगे आप? अब हम गाएंगे धरती धोरारी। राजस्थानी कल्चर है हमारा, राजस्थानी कल्चर ही है और धरती धोरा की है वहाँ, तो हम उनके गुण गाएंगे। धरती धोरारी। कण कण मेरे मारू रज स्वजतान रो माँ हाथों सर गाने शर्मावे इन पर देव रमन ने आवे हिरी जस नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी हाथों सर गाने शर्मावे इन पर देव रमन ने आवे हिरी जस नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी सूरज कण कण ने चमकावे सूरज कण कण ने चमकावे चंदो इमर तिरुल रज जावे इनो बादलिया कर जावे धरती धोरारी काला बादलिया लर जावे धरती धोरारी हाथों सरंगाले शरमावे इन पर देव रमन ले आवे हिरी जस नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी पंछी मदिरा मदिरा बोले बगी मदिरा मदिरा बोले कुंज दिवगरिया चमकावे इरी धरती पर जावे धरती धोरारी गुगरिया बजावे धरती धोरारी हीरो दस नर नारी गावे इन पर देव रमन ले आवे हीरो दस नर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी
हो धरती थोरारी, हो धरती थोरारी। धरती थोरारी। बहुत बहुत शानदार। इन्होंने राजस्थानी कल्चर के अंदर जो है धरती दोरारी गीत गाया और पूरी सभा को जो है पूरे रंग को जो है रंग में, राजस्थानी रंग में और देश के रंग में रंग दिया। हमारे साथ सिकंदर भाई लगातार जुड़े हुए हैं। आप कौन सा सॉन्ग आप बिल्कुल बजाना चाहेंगे? अभी हम एक हमारा जो ट्रेडिशनल है राजस्थानी फोक गोरबंद, जो उसको कहा जाता है ऊँटों का श्रृंगार, राजस्थान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, तो उनके ऊपर हम गाएंगे गोरबंद। क्यों धरती सजी है। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले।